आज की कहानी अंडरवर्ल्ड की कहानी। बहुत दिनों से आप लोगों की फरमाइश थी। अंडरवर्ल्ड में एक एक करके बारी बारी से तमाम डॉन की बारी आ रही है इस क्राइम तक में। तो उनका जो पूरा है, उनकी हिस्ट्री है, उनकी कुंडली है, वो सारी कोशिश करते हैं आपको वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें बता सकूं, समझा सकूं, क्योंकि बहुत सारे अंडरवर्ल्ड डॉन को लेकर बहुत सारी अलग अलग बातें होती हैं। तो सच्चाई क्या है, कोशिश यही होती है कि आप तक वो सच्चाई पहुंचाऊं। आज जो डॉन है, जिसकी कहानी है, ये भी इसका मुंबई से संबंध है। इस डॉन के बारे में दो चार चीज़ें। पहली ये कि जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड में गैंग वॉर बहुत तेज़ी से चल रहा था, एक तरफ गैंग एक दूसरे को मार रहे थे, दूसरी तरफ मुंबई पुलिस अचानक थोड़ी जागी और उसके बाद उन्होंने इनकाउंटर करना शुरू किया। ख़ासतौर पे प्रदीप शर्मा, दया नायक जैसे इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आए और उस वक्त मुंबई में बहुत ज़बरदस्त इनकाउंटर हो रहा था। उस दौर में फिर एक ऐसा भी वक्त आया जब सारे जो गैंग थे, पुलिस के डर से और गैंग वॉर के डर से, वो मुंबई छोड़कर भागने लगे, ज़्यादातर निकल गए। पर एक ऐसा डॉन था जिसने मुंबई नहीं छोड़ी, वो मुंबई में रहा। नाम है अरुण गौवली। अरुण गौवली फिल्में भी बनी हैं, नाम आपने सुना है, लेकिन अरुण गौवली का जो निक नेम है, जो वहाँ पे मुंबई में जहाँ ये रहता है, जिससे लोग पुकारते हैं डैडी, तो इसीलिए अंडरवर्ल्ड के जो बाकी बहुत सारे डॉन हैं, भाई हुए हैं, बाप भी हुए हैं, लेकिन ये वो डॉन है जिसको डैडी का नाम मिला था और लोग डैडी कहकर पुकारते थे। अरुण गौवली डॉन ज़रूर, लेकिन एक आशिक भी था। इसने लव मैरिज की, एक मुस्लिम लड़की से शादी की और दोनों ने घर से, मतलब घर वालों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ शादी की। खुद अरुण गौवली के जो दोस्त और करीबी लोग थे वो भी नाराज़ थे शादी से, लेकिन अरुण गौवली जो है वो ज़िद पे अड़ा था। फिर उसने शादी की। शादी के बाद इनके 2 बच्चे हुए। डॉन ये वो है जिसकी कहानी जो नेता भी बना, विधायक बना, एमएलए का चुनाव लड़ा और बीवी भी चुनाव लड़ी, विधायक बनी। ये वो डॉन है जिसकी दुश्मनी और दोस्ती दाऊद इब्राहिम से रही, छोटा राजन से रही, लेकिन फिर बाद में मुंबई पे अपना हक जमाने के लिए दुश्मनी भी वैसी हुई। तो पूरी कहानी अरुण गौवली की अगर बात करें तो शुरुआत होती है, एक आम बहुत सारी फिल्में आपने देखी होंगी, कुछ फिल्मों की कहानियाँ भी शुरू होती हैं। एक आम परिवार, एक मिल में काम करने वाले का बेटा अरुण गौवली, जिसके जो फादर थे वो महाराष्ट्र के अहमदनगर से थे और जो माँ थी वो मध्य प्रदेश के खंडवा इलाके से थी। तो दोनों की शादी होती है। बाप मिल में काम करता था, बाद में अरुण गौवली जो है वो मैट्रिक तक की पढ़ाई करता है, 10वीं तक, और उस वक्त 10वीं तक की पढ़ाई और 10वीं पास करना भी बड़ी बात थी। लेकिन पढ़ाई के बाद फिर मिल में काम करना, नौकरी, मिल में गया काम करने के लिए, कई अलग अलग मिल में काम किया और अच्छा खासा काम कर रहा था। लेकिन उसी वक्त मिल में, मुंबई में बहुत सारी राजनीति भी थी, गैंग भी थी, धमकी और ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। तो अरुण गौवली भी धीरे धीरे फिर मिल में काम करते हुए दूसरी तरफ रुख मोड़ लेता अपना। थोड़ी बहुत गुंडागर्दी, बदमाशी। जब ये शक्ति मिल में काम कर रहा था तब वहीं से इसने थोड़ी सी नेतागिरी भी शुरू की। उसके बाद फिर इसने फेमस खटाऊ मिल में काम किया, गोदरेज में काम किया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स में काम किया। और कहते हैं कि जब क्रॉम्पटन ग्रीव्स में अरुण गौवली काम कर रहा था तभी इसकी मुलाकात सदाशिव पावले से हुई थी। सदा मामा के नाम से वो मशहूर था और ये 1975, 76, 77 की बात है। और पावले का जुर्म की दुनिया से बड़ा नज़दीकी रिश्ता था और कहते हैं कि जो पहला आइडिया और पहली चीज़ जो क्राइम की दुनिया में कदम रखने के लिए अरुण गौवली को जिसने आगे बढ़ाया वो सदाशिव पावले ही था। इत्तेफाक से जिस स्कूल में जहाँ ये पढ़ा था, सदाशिव पावले से मिलने के बाद अरुण गौवली के स्कूल के कुछ दोस्त थे, जिनमें रमा नाइक, छोटा बाबू, बाबल्या सावंत, विलास। तो जब ये धीरे धीरे
मिल की राजनीति से क्राइम की दुनिया की तरफ बढ़ा, छोटे मोटे क्राइम करने लगा, तो फिर अपने इस स्कूल के दोस्तों को भी अपने साथ मिला लिया और कायदे से एक अनऑफिशियली छोटा मोटा एक गैंग बन गया। अब इधर अरुण गवली धीरे धीरे क्राइम की दुनिया की तरफ आ रहा था, उधर दूसरी तरफ मुंबई की हालत ये थी कि जो मुंबई के असली डॉन थे, चाहे वो करीम लाला, चाहे वो वरदराजन, चाहे हाजी मस्तान, ये धीरे धीरे क्राइम की दुनिया से अलग हो रहे थे। वरदराजन ने जुर्म की दुनिया लगभग छोड़ दी थी, मुंबई भी छोड़ दिया। करीम लाला को इसलिए छोड़ना पड़ा कि उस वक्त तक दाऊद इब्राहिम उठना शुरू हुआ था। 1981 में करीम लाला के जो एक भाई, एक्चुअली पहले दाऊद इब्राहिम का भाई जो था शब्बीर, करीम लाला के लोगों ने उसकी हत्या करवा दी थी, जिसका बदला लेने के लिए फिर दाऊद इब्राहिम ने करीम लाला के भाई रहीम खान को मरवा दिया और इसके बाद फिर इनकी दुश्मनी बड़ी ख़तरनाक हो गई। लेकिन फिर अचानक करीम लाला ने दाऊद से एक तरह से दोस्ती की और एक जुर्म की दुनिया को ही छोड़ दिया। तो वरदराजन जुर्म की दुनिया से अलग हो गया, करीम लाला अलग हो गया। इधर 1977 में जब हिंदुस्तान में और देश में जेपी आंदोलन चल रहा था, तब उससे थोड़ा सा प्रभावित होकर हाजी मस्तान ने भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया को छोड़ना बेहतर समझा और राजनीति में पहुंच गए। तो तीन मंझे हुए, तीन नामी जिनका मुंबई पे राज था, वो तीनों धीरे धीरे जुर्म की दुनिया से अलग हो गए। दाऊद इब्राहिम अचानक उठना शुरू हुआ। दाऊद इब्राहिम के उठने के बाद फिर दाऊद इब्राहिम ने अपना गैंग बनाया। दाऊद इब्राहिम के साथ फिर छोटा राजन और बाकी लोग जुड़ते गए। लेकिन 90 आते आते दाऊद इब्राहिम ने फिर थोड़ा सा अपना बेस मुंबई से बाहर भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। और इस बीच में शुरू में अरुण गवली, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन, इन लोगों की भी मदद किया करता था और एक तरह से इनके साथ भी काम किया। अरुण गवली ने थोड़ा, उसे लगा कि मुंबई में थोड़ा अपना कद बनाना है, बढ़ाना है, तो दाऊद और छोटा राजन जैसे लोगों की भी मदद चाहिए, तो शुरुआत उसने वहाँ से की और उसके बाद उनके लिए काम किया। लेकिन इस काम के दौरान में फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि दाऊद से दूरी बननी शुरू हो गई और वो यही था कि मुंबई में बड़ा डॉन कौन, मुंबई पे राज कौन करेगा। और इस वजह से थोड़ी सी एक जो दोस्ती थी वो दुश्मनी में बदलनी शुरू हो गई। इस दौरान में हुआ ये कि दाऊद इब्राहिम अपना बेस दुबई बना रहा था। 93 आ गया, मुंबई में ब्लास्ट हुआ। दाऊद उससे पहले ही दुबई जा चुका था मुंबई छोड़कर। छोटा राजन की फिर दाऊद से दुश्मनी हो गई। छोटा राजन भी मुंबई छोड़ देता है और मलेशिया पहुंच जाता है। वरदराजन, करीम लाला, हाजी मस्तान ये पहले ही जुर्म की दुनिया छोड़ चुके थे। दाऊद और छोटा राजन के निकलने के बाद एक तरह से मुंबई खाली। तो ये सबसे आइडियल टाइम था अरुण गवली को अपनी जगह बनाने के लिए मुंबई में, और उसने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया क्योंकि मुंबई में तब तक कोई भी बड़ा डॉन नहीं था, जो भी था बाहर से ऑपरेट कर रहा था। एक शख्स था सिर्फ जो अरुण गवली का रास्ता रोक रहा था और वो था अमर नाइक। अमर नाइक को भी ये बात पता थी कि अब दाऊद, छोटा राजन और बाकी जो करीम लाला, हाजी मस्तान, वरदराजन, ये सब कोई है नहीं और यही मौका है अपना गैंग बनाने का और मुंबई पर राज करने का। सेम चीज़ सोच रहा था अरुण गवली। सेम सोच ने दोनों को आमने सामने ला दिया। अब ये था कि इनमें से कोई एक जो जीतेगा वो मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बनेगा। तो अरुण गवली ने, ये बात है 1994 की 18 अप्रैल, अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक पर को मारने के लिए बल्कि अपना एक शार्प शूटर भेजा था जिसका नाम था रविंदर सावंत। ये उस वक्त बड़ा कुख्यात शूटर था और इसने कोर्ट के अंदर जाकर अमर नाइक के भाई अश्विन नाइक को गोली मारी। गोली सर में भी लगी लेकिन अश्विन नाइक मरा नहीं बल्कि बच गया। इसके बाद अमर नाइक और अरुण गवली के गैंग के बीच में ज़बरदस्त खून खराबा हुआ। इस दौरान में जब दाऊद से दुश्मनी हुई तो अरुण गवली दाऊद के लोगों के पीछे भी पड़ गया और इनके बीच में लड़ाई चल रही थी। लेकिन इस हमले के बाद फिर बाद में मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर शुरू किया और अरुण नाइक एक इनकाउंटर में मारा गया और उसका भाई अश्विन नाइक जो अरुण गवली के लोगों ने भेजा था, शूटर जो भेजा था मारने के लिए, वो बच गया था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो अब
अरुण गवली के रास्ते के रोड़े हट चुके थे। अमर नाइक पुलिस शूटआउट में मारा गया, उसका भाई अश्विन नाइक गिरफ्तार हो गया और अब मुंबई अरुण गवली के लिए एकदम एक तरह से ओपन था। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि जो अमर नाइक है उसका इनकाउंटर करवाने के पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इस बीच में अब अरुण गवली अचानक बेहद ख़तरनाक हो गया। वो दाऊद के लोगों और उनके जो गैंग के लोग थे जो मुंबई में, उनके पीछे पड़ गया। अब दाऊद के लोग और अरुण गवली के बीच में खून खराबा शुरू हो गया। आए दिन सड़क पर इनकाउंटर, शूट आउट, गैंग वॉर चलने लगा। हालत ये हो गई, कहते हैं कि अरुण गवली इतना ज़्यादा भारी पड़ रहा था कि दाऊद के बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े नामचीन उस वक्त कहते हैं, जो शूटर, वो सब भी मुंबई छोड़कर फिर निकल लिए और उन्हें लगा कि यहाँ पे अरुण गवली से इस वक्त मुकाबला करना थोड़ा सा वो रिस्की होगा, जान जा सकती है। इसके बाद अरुण गवली अब मुंबई में एक तरह से छोटा राजन भी नहीं, दाऊद भी नहीं, अमर नायक भी मारा गया, अश्विन नायक गिरफ्तार हो गया और अब इसने अपना काम शुरू किया। हमेशा सफ़ेद टोपी और कुर्ता पहनने वाला जो अरुण गवली, इसकी जो बेन जड़ थी मुंबई में वो सेंट्रल मुंबई, मध्य मुंबई, और मध्य मुंबई में ही एक जगह है दगली चाल। इस चाल में एक तरह से अरुण गवली का हेडक्वार्टर था और यहीं से ये पूरे मुंबई पे अपनी हुकूमत चलाता था। कई फिल्मों में थोड़ी सी इस चाल से लेके भी कहानी चुराई गई है। कहते हैं कि ये चाल एक तरह से अरुण गवली का किला था और उसको भेद पाना किसी के लिए बड़ा मुश्किल काम था। दुश्मन छोड़िए, दूसरे गैंग के लोग, खुद पुलिस तक इस चाल में जाने से घबराती थी और उसकी वजह ये थी कि इस चाल को एक किले के तौर पे बदल दिया था अरुण गवली ने। उसे मालूम था कि दुश्मनों से भी खतरा है, पुलिस भी एनकाउंटर कर सकती है, तो उसने करीब इस चाल की हिफाजत के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, कहते हैं कि 600 से 800 लोगों को रखा हुआ था इस दगली चाल के अंदर, दगली चाल के अंदर। सारे हथियार चलाने में माहिर, सभी को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और ये वो लोग थे जो न सिर्फ अरुण गवली की हिफाजत करते थे बल्कि उसकी गैंग का हिस्सा थे। और अरुण गवली शायद वो पहला डॉन था मुंबई का जिसने अपने लोगों को एक तरह से पेरोल पे रखना शुरू किया, मतलब तनख्वाह पे। ये नहीं कि कोई काम आया, चलो कि सुपारी ली, किसी को धमकाया तो उसमें जो पैसा आया कमीशन हिस्सा बढ़ गया, नहीं, मंथली सैलरी देता था वो। और कहते हैं कि वो अपने लोगों का बाकायदा मेडिकल और ये सारी जो सुविधाएं हैं स्वास्थ्य, वो सब भी मुहैया कराता था और इस दगली चाल के बाकी लोगों की भी मदद करता था। इसीलिए बहुत सारे लोग, वहीं से इसका नाम डैडी पड़ना शुरू हुआ था। तो दगली चाल जहाँ ये रहता था, इसका किला था, वहाँ पे पुलिस भी घुसने से डरती थी। अब वहाँ से रहकर इसने मुंबई में वसूली, सुपारी किलिंग, डराना धमकाना, ये सब धंधा शुरू कर दिया। कहते हैं कि इसने इतनी सुपारी ली कि कई बार तो इसका नाम ही सुपारी किलर पड़ गया था। लेकिन फिर इसने जो असली धंधा शुरू किया वो था मुंबई के बिल्डर और बिजनेसमैन से वसूली करना। ख़ास तौर पे उन ज़मीन के ऊपर ये अपनी नज़रें गड़ा के रखता था जो थोड़ा सा, जिसको लेके कंट्रोवर्शियल था मामला, झगड़ा होता था और ये उसमें बीच में जाता था और फिर उससे ये पैसे कमाता था। बहुत सारे पहले के भी डॉन ने ये कोशिश की थी, लेकिन अरुण गवली कहते हैं कि मुंबई का वो डॉन था जिसने सबसे ज़्यादा, जो बिल्डर और बिजनेसमैन है, इनसे पैसे कमाए। और इस चीज़ ने अरुण गवली को एक तरह से मुंबई में इस्टेब्लिश कर दिया। लगातार अरुण गवली का नाम बढ़ता जा रहा था, मैदान खाली था, कोई दुश्मन था नहीं और पुलिस से भी दोस्ती इधर हो गई थी। जो काम दाऊद इब्राहिम ने किया था वो चीज़ अरुण गवली ने भी सीखी। मुंबई पुलिस में इसके बहुत सारे दोस्त थे और जो वक्त वक्त पर इसे इन्फॉर्मेशन देते थे। कहते हैं बहुत सारे पुलिस वाले भी जो थे इसके पेरोल पे थे, जिनको बाकायदा महीना पैसा मिलता था। इसीलिए कई मामलों में अरुण गवली के साथ रिश्ता रखने के जुर्म में कुछ पुलिस वालों पे भी मुकदमा चला। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, अरुण गवली का अपना धंधा चल रहा था। इस बीच में पहली बार मुंबई में ऐसा हुआ, चूँकि अरुण गवली मराठी धुआंधार बोलने वाला, तो 93 के बाद धीरे धीरे ये एक हिंदू डॉन और मुस्लिम डॉन की भी एक चीज़ शुरू हो गई थी नई, जो उससे पहले अंडरवर्ल्ड में कभी नहीं था, क्योंकि किसी भी गैंग में हर धर्म के लोग थे, लेकिन एक लकीर खिंच गई थी।
उस लकीर का भी अरुण गवली ने फ़ायदा उठाया, और उसकी फ़ायदा उठाने की वजह ये थी कि शिवसेना ने उस वक्त बाला साहब ठाकरे का एक तरह से मुंबई में जो राज था, तो बाला साहब ठाकरे बाकायदा एक बार अरुण गवली को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो उसके खिलाफ बयान दिया था और कहा था कि ये गलत है, जो बाकी लोग उनको नहीं पकड़ रहे और एक हिंदू डॉन को पुलिस टॉर्चर कर रही है। तो उससे ये लगा था कि बाला साहब ठाकरे के कितनी नज़दीकी है। एक रैली में बाला साहब ठाकरे ने ये तक कहा था अरुण गवली के बारे में कि अगर पाकिस्तान के पास दाऊद इब्राहिम है तो हमारे पास अरुण गवली है। तो इससे लोगों को ये मैसेज भी मिला कि अरुण गवली पे बाला साहब ठाकरे का हाथ है। और उस वक्त अरुण गवली भी बाला साहब ठाकरे और जो शिवसेना के लोग थे उनकी एक तरह से मदद करता था। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जब अरुण गवली ने शिवसेना से किनारा कर लिया और उसने अपनी पार्टी बना ली, और ये जो पार्टी बनाई उसका नाम रखा अखिल भारतीय सेना। इस बात से शिवसेना के लीडर नाराज़ भी हुए। उसने बहुत सारे शिव सैनिकों को भी सुपारी लेनी शुरू कर दी थी, वसूली, धमकाना, इससे भी लेके नाराज़ हो गए। तो फिर इसने शिवसेना छोड़ा और अपनी पार्टी बना ली। और इसे ये भी लगा कि अब चूंकि जुर्म की दुनिया में इतने आगे बढ़ चुके हैं, इनकाउंटर का भी उसे डर था, और शिवसेना से अलग होने के बाद, शिव सैनिकों से वसूली करने के बाद उसके मन में ये भी था कि मुंबई में रहना और शिवसेना से जिस तरीके से बैर लिया है तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। तो उसे लगा कि पुलिस कभी भी ठोक सकती है। तो उसके फिर दिमाग में आया कि क्यों ना अब राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति में एक बार जाने के बाद कम से कम ये है कि इनकाउंटर नहीं होगा, इसकी गारंटी है। 2004 में अपनी पार्टी बनाने के बाद ये अखिल भारतीय सेना 20-22 लोगों को मैदान में उतारता है अरुण गवली अपनी इस पार्टी के टिकट पर। हालांकि ज़्यादातर चुनाव हार जाते हैं, लेकिन अरुण गवली खुद जो चिंचपोकली सीट है विधानसभा की, वहाँ से चुनाव लड़ता है और अच्छे खासे मार्जिन से जीत जाता है और सीधे विधानसभा पहुँच जाता है। एक डॉन अब एक नेता बन चुका था, एक एमएलए बन चुका था। अरुण गवली ने ये कहा भी था कि अब मैं चूँकि पॉलिटिशियन बन गया हूँ, और वैसे हमेशा वो कहता था मैंने कोई क्राइम नहीं किया है, मेरे ऊपर पुलिस झूठे केस लगाती है, लेकिन अब पुलिस इनकाउंटर नहीं कर सकती। इस दौरान में जब शिवसेना छोड़ा था तो अरुण गवली के खिलाफ मुकदमों की बाढ़ आ गई थी। बहुत सारे मुकदमे थे और उसमें से ज़्यादातर शिवसेना वालों की तरफ से लगाए गए थे। लेकिन कोर्ट में ये अरुण गवली इकलौता ऐसा डॉन था उस वक्त जिसके ऊपर मुकदमे 40 से ज़्यादा थे, लेकिन एक भी जुर्म कभी अदालत में साबित नहीं हुआ, और इसलिए वो 2, 4, 3 साल भर ऐसे जेल में रहता और फिर बाहर आ जाता। और उसकी वजह ये थी कि साबित नहीं होता, कभी कोई गवाही देने नहीं आता, कोई पुलिस को सबूत नहीं मिलता, क्योंकि पुलिस में भी उसके लोग थे, बाकी जो गवाह थे वो डरते भी थे। तो इतने सारे मुकदमे होने के बावजूद अरुण गवली के खिलाफ एक भी मुकदमे में कभी कोई सबूत नहीं मिला, ना कोई गवाह सामने आया। इसलिए वो सारे मुकदमे, खुद जो शिवसेना की तरफ से बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज कराए गए, उसका भी अदालत में यही हश्र हुआ कि वो मुकदमा ठहरा नहीं और अरुण गवली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और वो बाहर आ गया। तो अब तक मुकदमे सारे थे, लेकिन किसी में भी उसको दोषी करार नहीं दिया गया था। इस बीच में वो विधायक बन गया। लेकिन एक गलती की अरुण गवली ने, जिसकी सज़ा वो आदमी भुगत रहा है, और ये गलती की थी 2008 में। 2004 के चुनाव जीतने के बाद, विधायक बनने के बाद, इसने शिवसेना के एक नेता जो कि कॉरपोरेटर भी था, कमलाकर जामसांडेकर, इसकी सुपारी ले ली। शिवसेना के कॉरपोरेटर कमलाकर की सुपारी कहते हैं कि करीब 30 लाख रुपए में। इसके बाद कमलाकर को मार दिया जाता है, जांच होती है, सारे सबूत और ये सारी चीज़ें अरुण गवली की तरफ इशारा करती हैं। शिवसेना के नेता भी उस वक्त उनको ये बड़ा, मतलब उसके हाथों में, अरुण गवली के हाथों, ये सबसे एक तरह से कहें तो बड़ा कत्ल था, एक कॉरपोरेटर का, वो भी शिवसेना का, और मुंबई जैसे शहर में जहाँ शिवसेना की धाक है। तो शिवसेना को लगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर शिवसेना ने भी कहा कि इस बार मौका नहीं चूकना है, और साथ में फिर सारे सबूत, गवाह, जो शूटर थे वो सब आए, पकड़े गए, अरुण गवली को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में मुकदमा चला। पहली बार ऐसा हुआ जिसमें गवाही मिली, जिसमें सबूत मिले, और लोअर कोर्ट ने अरुण गवली को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। मामला उसके बाद हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने भी उसकी सज़ा को उम्र कैद में ही बरकरार रखा। इस दौरान में अरुण गवली की गिरफ्तारी के बाद अचानक अब अरुण गवली के गैंग के ऊपर घास गिरनी शुरू हुई। मुंबई पुलिस ने इनकाउंटर करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके गैंग के जितने भी खास लोग थे एक एक कर सब निपटा दिए गए। कुछ डर से मुंबई छोड़कर भाग गए।
अरुण गवली इसके बाद उम्र कैद की सज़ा हाई कोर्ट से भी बहाल रही और उसको नागपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। अरुण गवली उम्र कैद की सज़ा इस वक्त नागपुर सेंट्रल जेल में काट रहा है। 2017 में वो पेरोल पे बाहर आया था और जब वो आया था तो इसी दगली चाल में बड़ा एक तब गाना बजाना भी हुआ था और उसमें एक गाना था बड़ा मशहूर। वो गाना बजा था जब अरुण गवली ने एंट्री मारी थी, वो था वही कि अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। तो अभी भी वो उम्र कैद की सज़ा काट रहा है अरुण गवली, नागपुर जेल में है। लगभग गैंग का खात्मा हो चुका है, लेकिन हमेशा अरुण गवली का यही कहना है कि वो कभी डॉन नहीं रहा, कभी बदमाश नहीं रहा, उसने कभी कोई क्राइम नहीं किया। इस मामले में भी शिवसेना ने उसे फंसाया है। वो तो एक समाज सेवक है और लोगों की मदद करता है। बाद में उसकी एक बेटा और एक बेटी है अरुण गवली की। बेटी जो है उसने भी कॉरपोरेटर का चुनाव लड़ा, जीती। बीवी जो है वो विधायक रही। और ये अच्छे खासे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं। कोई एक कहते हैं कि एक रेलवे में है अरुण गवली का, इसके अलावा एयर इंडिया में भी हैं इसके रिश्तेदार, सरकारी नौकरी में बहुत सारे लोग हैं। तो फैमिली पूरी जो है वो अच्छे अच्छे जगहों पे है। बस अरुण गवली जो है वो जुर्म के रास्ते पे चल पड़ा और उस वक्त जब मुंबई में मैदान खाली, तब उसने उस मुंबई पे अपना कब्ज़ा करने की सोची और लगभग उसने एक तरह से, ये मुंबई पुलिस के लोग और बाकी भी जो गैंग के लोग कहते हैं कि उसकी दहशत इतनी थी कि जो मुंबई के सारे डॉन के लोग थे और डॉन थे, इवन छोटा राजन तक के ख़ास लोग, छोटा शकील, ये सब मुंबई छोड़कर सिर्फ भागे इसलिए क्योंकि उन्हें लगा था कि अरुण गवली से निपटना थोड़ा सा मुश्किल है। अरुण गवली का जो उस वक्त वहाँ पे जोर है वो उनसे ज़्यादा है। तो इस वजह से अरुण गवली के डर से इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। अरुण गवली ने जिससे शादी की थी उसकी वाइफ का नाम उस वक्त जुबैदा गुजावर था। जुबैदा गुजावर से शादी हुई, लव मैरिज की और कहते कि शादी से उसके जो अपने गैंग के लोग थे वो भी नाराज़ थे, लेकिन इन दोनों में बहुत प्यार था। आज भी दोनों एक दूसरे का रिश्ता निभाते हैं। जुबैदा ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर आशा रख लिया और कहते हैं कि अरुण गवली जब से जेल में है, 8-10 साल हो गए, तब से अरुण गवली का सारा काम और इस चाल की पूरी जिम्मेदारी आशा के ऊपर है। बल्कि अब आशा को बहुत सारे लोग अगर अरुण गवली को डैडी बोलते हैं तो मम्मी बोलते हैं और साथ साथ में वो उसे एक लेडी डॉन के तौर पे भी देखते हैं। तो अरुण गवली की जगह इस वक्त उसकी पत्नी आशा ने ले रखी है और जो बेटी है, जैसा मैंने आपको बताया, वो कॉरपोरेटर है इस वक्त वहाँ उसी दगली चाल एरिया से। गवली जेल में है और इस उम्र कैद को लेकर शायद सुप्रीम कोर्ट में अभी आखिरी फैसला आना बाकी है, लेकिन नागपुर सेंट्रल जेल में बंद और शिवसेना के कॉरपोरेटर के कत्ल के इल्ज़ाम में। ये थी कहानी अरुण गवली की, मुंबई के उस डॉन की, जिसके बारे में ये भी कहते हैं कि जब सारे लोग भाग रहे थे तब भी ये मुंबई में ही डटा हुआ था, अड़ा हुआ था, वहीं रह रहा था और जिसकी दोस्ती और दुश्मनी भी दाऊद से वैसी रही जैसी छोटा राजन की रही। तो आज कहानी में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी रात 9 बजे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।